हेलो गाइस, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 10th की एनसीईआरटी बुक के माध्यम से राजस्थान के शिल्प एवं विविध आयाम। तो इस पार्ट को हमने पढ़ा था। तो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका, रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है। तो शुरू कर लेते हैं क्लास को। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हम्मीर देव चौहान के। तो दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में 8वीं शताब्दी में बना है। अजमेर के चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण रणथंभौर का रणथान देव चौहान हुआ करता था, अजमेर का शासक, उसने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हम्मीर देव चौहान है ना, उसका साहस का एक मुख्य गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था। हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। यह अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण ये बात है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। एक तो ये गिरि दुर्ग इसलिए है क्योंकि पहाड़ पर बना है, और वन दुर्ग है कि ये जंगल के बीचों में है। और दूसरी बात, ये राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम तो सुना ही होगा, जो राजसमंद जिले में पड़ता है, जो मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग कहलाता है। तो उसको बारे में भी अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। दुर्ग परिसर में हम्मीर महल, राजा हम्मीर हुआ करते थे शासक यहाँ के, तो उन्होंने हम्मीर महल का निर्माण करवाया और रानी महल का निर्माण करवाया। हम्मीर की कचहरी का निर्माण करवाया, सुपारी महल का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में है, और 1 खंभों की छतरी सवाई माधोपुर में भी है। जोगी महल बनवाए, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, और यहाँ पर एक गणेश मंदिर स्थित है। नवादवा की कृष्ण चतुर्थी को मेला लगता है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं, जो कि बहुत सारे टाइगर हैं, बहुत संख्या में कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कितने महलों का निर्माण हुआ? हम्मीर महल का, रानी महल का और सुपारी महल का, 4 महल हो गए। एक जोगी महल, 5 महल। हम्मीर महल, सुपारी महल, रानी महल, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह थी और हम्मीर की कचहरी थी, 32 खंभों की छतरी और गणेश जी का मंदिर। ये है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर आता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर।
सिवाना दुर्ग बाड़मेर में क्या है? बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग स्थित है। बाड़मेर में 56 का पहाड़ कहाँ है? बाड़मेर साइड में, वहाँ पर सिवाना का दुर्ग बना हुआ है 56 के पहाड़ पर। ये दुर्ग ले लो। तो इसे अणखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अणखलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। अणखलो सिवानो दुर्ग 56 की पहाड़ी पर स्थित है, याद भूलना मत। बाड़मेर में है, सिवाना दुर्ग है इसका नाम। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परवार वंशीय वीर नारायण ने की थी। 954 ईस्वी में परमार वंश वीर नारायण हुए थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हेड़ देव के भतीजा शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हेड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी का तो टाइम था, क्योंकि इधर रणथंभौर दुर्ग पर भी उसने युद्ध किया था। इसी टाइम पर यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हेड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था, सिवाना दुर्ग। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वीर शीतल देव को वीरगति प्राप्त हो गई और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया और इधर शीतल देव मारे गए। 1310 में आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने। कान्हेड़ देव का भतीजा था। जालौर का राजा कौन था? कान्हेड़ देव। 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण ने अणखलो सिवानो या सिवाना दुर्ग की निर्माण करवाया था। सिवाना दुर्ग किसका संकट काल माना जाता है? मारवाड़ का। मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है सिवाना दुर्ग, जो बाड़मेर में है। याद कर देना। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में, और राव मालदेव के टाइम गिरी सुमेल युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किया गया था, जो सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था, और चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। चंद्रसेन यहाँ का शासक था, तो उन्होंने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बना लिया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। राव मालदेव भागकर कहाँ आया था? सिवाना दुर्ग में आश्रय प्रदान करने के लिए, क्योंकि शेरशाह की सेना इसके पीछे पड़ गई थी। अब आता है दोस्तों तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला बूंदी में है। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तारागढ़ का किला बूंदी में है। तो गाइस दोस्त, तारागढ़ का किला बूंदी में, एक तो ये बात सही है। कभी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो बूंदी में है। बेधड़क उत्तर देना। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है।
सबसे ऊंची चोटी पर तारागढ़ का किला बना हुआ है। अब धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब आप बहुत ऊंची चोटी पर है ये किला, यहाँ पर ऐसा मान लो, और आप यहाँ से दिखोगे रात के टाइम पर तो ये तारा के समान चमकता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में बरसिंह ने मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। 14वीं शताब्दी में तारागढ़ का किले का निर्माण करवाया था राव बरसिंह ने। क्यों करवाया था? बूंदी पर रक्षा के लिए, क्योंकि मेवाड़ और मालवा, गुजरात इनसे प्रभावित हो रहे थे आक्रमण, तो इनसे बचने के लिए बूंदी के इस किले का निर्माण करवाया गया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छेतर सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छेतर सिंह 1364 से 1382 में बूंदी विजय यानी बूंदी को जीतने के प्रयास में वह मारा गया था। उनके पुत्र थे महाराणा लाखा। महाराणा छेतर सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा लाखा। काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके महाराणा लाखा। उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और उसे ध्वस्त करवा दिया यानी ढसा दिया। अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभा ने कुंभा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्र के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला तो बूंदी की चित्रशाला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में ज़्यादातर चित्रकला हुई थी। 84 खंभों की छतरी, शिकार, बुरज, फूलसागर, नवल सागर और सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। नवल सागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग का वैभव को प्रकट करते हैं। याद कर लेना, पूछा जा सकता है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, शिकार बुर्ज बूंदी में, फूल सागर बूंदी में, नवल सागर बूंदी में, और भी हैं बहुत कुछ एनसीईआरटी में, इसमें नहीं दे रखा। सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग में वैभव को प्रकट करते हैं। चले आगे। नाहरगढ़ का किला, ये जयपुर में है। नाहरगढ़ का किला, यहाँ पर नाहर नहीं है, नाहरगढ़ है, जिसका नाम पड़ गया नाहरगढ़ यानी एक किला बना हुआ है यहाँ पर भी। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित है नाहरगढ़ किला, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचने के लिए करवाया था। यहाँ पर अरावली पर्वत पर बना हुआ है नाहरगढ़ किला। अब सवाई जयसिंह राजा हुआ था, तो उन्होंने मराठा से बचने के लिए इसका निर्माण करवा दिया। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़, इसलिए इस किले को याद रख लेना कि नाहरगढ़ किले को किस उपनाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ किले के नाम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाहरगढ़ नाम नाहरसिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था, ऐसी मान्यता है। नाहरसिंह भोमिया नाम याद रख लेना, नाहरसिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था नाहरगढ़ नाम।
ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नारसिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नारसिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह राजा हुआ था, उनके 9 जीएफ थी पासवान। अब उनके लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था, एक जैसे महल थे 9। तो कुछ आया समझ में। एक मान्यता के अनुसार नाहरगढ़ का निर्माण के समय जुझार नारसिंह हुआ था, तो किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब एक तांत्रिक आया, रत्नाकर पौंडरिक। तो रत्नाकर पौंडरिक ने नारसिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया कि तो अब अलग जगह पर चले हम। नारसिंह बाबा से कहा कि अलग जगह चलते हैं हम। तो उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित किया था। किनका स्थान? नारसिंह बाबा का। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी ये याद कर लेना, 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। एक तारागढ़ किला हम पढ़ के आए थे बूंदी में, और ये का तारागढ़ किला अजमेर में। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, बहुत ऐसे कहते हैं फिर के हार्ड पेपर आया, अब कंफ्यूज होइए तो फंसेंगे। अजमेर जिले मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग है और अब खंडित दशा में है। तो ऐसा कौन सा किला है जिसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? तो वो तारागढ़ है। अजय मेरू भी इसे ही कहते हैं। अजय मेरू किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़ को। गढ़ बीठली तारागढ़ को। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। किस पर्वत पर है? अरावली के पर्वत पर। अब कौन सी दशा में है? खंडित दशा में। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। शाहजहां का शासनकाल था, अब उस टाइम पर विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। और संभव यह है कि उस पराक्रमी योद्धा का नाम पर ही इस किले का नाम विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। तो उसी योद्धा के नाम पर, पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। तारागढ़ के प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। तारागढ़ की जो ये दीवारें हैं, जो दुर्ग हैं, उसमें 14 विशाल बुर्जें हैं, बड़े बड़े, जिनमें घूंघट, गोगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख है। घूंघट, गोगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कौन है रे भैया? तारागढ़। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक यहाँ से निकल रहा था। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में उसे दिखाई पड़ गया, तो उसके मुंह से निकल पड़ा, वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कौन है? अजमेर का तारागढ़। अब आता है गाइस मेहरानगढ़ जोधपुर वाला किला। जोधपुर में है दोस्तों मेहरानगढ़ का किला। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी 1459 ईस्वी में। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टोक पर बना है। अब भाई साहब ये किला है ना, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना है, उत्तरी पहाड़ी पर,
जोधपुर में मेहरानगढ़ किला। तो यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि पहाड़ पर बना हुआ है। इसे मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मयूरध्वजगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है जो जोधपुर में है। गढ़ चिंतामणि के दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः ये किला मेहरानगढ़ कहलाया था। गढ़ बण्यो मेहरान या गढ़ बण्यो चो मेहरान। तो गाइस ये लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण मेहरानगढ़ महल राजपूत स्थापत्य कला का बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखो लाल पत्थर से बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों इसके महल के अंदर क्या क्या है? मेहरानगढ़ के महल में इसके भीतर है मोती महल, फतेह महल, फूल महल, फूल सागर बूंदी में, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। सिंगार महल दर्शनीय है, देखने लायक है। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित था पुस्तक प्रकाश। इनका पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में यहीं पर कार्यरत है। महाराजा मानसिंह द्वारा पुस्तकालय था पहले यहाँ पर, तो अभी भी कार्यरत है। चलता है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला तोप मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, शंभुबाण तोप मेहरानगढ़ जोधपुर में है, गजनी खान मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जमजमा तोप, कड़क तोप, बिजली तोप, नुसरत तोप, गुब्बार तोप, गुड़गानित तोप, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक आदि दुर्ग में चामुंडा माता और मुरली मनोहर आनंदगन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौकीलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक बार फिर से सुन लो। चौकीलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी, और जिसे श्रृंगार चौकी के नाम से भी जाना जाता है, ये महल की शोभा बढ़ाती हैं और ये इसी दुर्ग में हैं। तो तोप हैं किलकिला तोप, शंभुबाण तोप, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली तोप, नुसरत तोप, गुब्बार तोप, दुड़गानी तोप, बिच्छुबाण तोप, मीर बख्श तोप, रहस्य कला तथा गजक आदि हैं। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंदगन प्राचीन मंदिर स्थित है। चोरू का किला, चोरू में है चोरू का किला। चोरू का किला का नाम निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1857 के विद्रोह में यहाँ ठाकुर शिव सिंह के अंग्रेजों का विरोध किया गया था। 1857 ईस्वी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। ठाकुर शिव सिंह यहाँ का राजा था, तो उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से रहने नहीं देंगे और यहाँ से निकाला जाएगा इनको। चोरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में 1857 में विद्रोह करवाया ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों के विरोध में। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चोरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। बीकानेर राज्य था, अब वहाँ पर तो क्या अंग्रेजों का शासन चल गया था, तो उन्होंने अंग्रेजों बीकानेर से वहाँ से सैनिक लिए और चोरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए थे, बट चोरू दुर्ग में गोले ख़त्म हो जाने के कारण कुछ समय बाद वहाँ के लिए ये गोले थे ना जो बनाने का शीशा समाप्त हो गया था। अब वहाँ के बड़े बड़े सेठ साहूकार थे चोरू में,
और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर शिव सिंह के सामने रख दी। अब जब तोपों से छूटी चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो दुश्मन सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं को सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। देखो, सोने चांदी के गोले देखकर हम जैसे तो लूट लेते अब तक, क्योंकि चांदी का भाव पता है ना आज की बार कितना है, 285 पर है, 2,85,000 पर। सोना करोड़ों में। अकबर का दुर्ग ये भी अजमेर में है। अकबर का दुर्ग ये कहाँ है? अजमेर में। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो वह दुर्ग था अजमेर दुर्ग। अकबर इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन कहते हैं। अकबर का दुर्ग को क्या क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन कहते हैं। अकबर का दौलत खाना किसे कहते हैं? अकबर का दुर्ग को। 1570 में गुजरात में विजय की स्मृति में इस निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर का दौलत खाना, अकबर का दुर्ग, अकबर का मैगजीन, अकबर का दुर्ग, अजमेर। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाए गए हैं, जो मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप से इसी दुर्ग में दिया गया था। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस योजना को अंतिम रूप से इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत में आया तो मुगल सम्राट जहांगीर ने अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने अपना परिचय पत्र ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो आया था भारत में, तो अकबर के दुर्ग में इन्होंने परिचय पत्र दिया अपना। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले का अधिकार कर लिया और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं इसे। और वैसे तो अंग्रेजों ने भी शस्त्रागार मैगजीन बना लिया था, तो इसे अब आपका अकबर की मैगजीन और अकबर का दौलत खाना उपनाम है इनके, ये अकबर के दुर्ग के, याद कर लेना। चले आगे। लालगढ़ दुर्ग बीकानेर, इसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। लालगढ़ दुर्ग को बीकानेर में है, जिसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। 1589 ईस्वी में महाराजा राय सिंह हुआ था, उसने इसकी नींव रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ था, इसलिए इसका नाम लालगढ़ पड़ा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लालगढ़ कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरज पोल दरवाजे पर हैं। इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रस्तुति उत्कीर्ण है। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहासकार प्रसिद्ध हैं, जो भी एक तो था वीरो जयमल मेड़तिया और एक था पत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं। तो सूरज पोल इसके आंतरिक द्वार है, दरवाजा है मतलब। और इस दुर्ग का संस्थापक राजा राय सिंह की प्रस्तुति उत्कीर्ण है यहाँ पर। और चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहासकार प्रसिद्ध थे, वीरो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। यह हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित थी इनके। रतन निवास, रंग महल, किरण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुरुज,
सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण किए गए हैं। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थल पर स्थित है। यह किला तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला। तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जैसे गागरोन का दुर्ग आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी था। रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ आडाओं को मिला, पर अधिकांश यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा था, इसलिए इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के कहा जाता है। अब आता है घाघरोन का किला जो झालावाड़ में है। ये काली सिंध और आव नदी के संगम पर स्थित है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर भैंसरोड का किला था। ये काली सिंध और आव नदी के संगम पर स्थित है। यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका 11वीं शताब्दी में डोड परमारों ने निर्माण करवाया था और इसका भैंसा शाह ने निर्माण करवाया था। भैंसा शाह नामक एक व्यापारी था तथा रोडचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने काफिले के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह भी डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों का, सक्तावतों का, चुंडावतों का अधिकार में था भैंसरोड का किला, और यह भी उनके नाम पर ही डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ पड़ा था। डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था घाघरोन का किला का। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों ने अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में माडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छत्री सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ माडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था अचलदास खींची 1423 में। संत पीपा की छत्री हैं यहाँ पर। संत सूफी संत मिट्ठे साहब की वो है दरगाह, जिसे संत हमीदुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह कहते हैं। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इस किले की शोभा बढ़ाता है। औरंगजेब है ना, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका बुलंद दरवाज़ा, जो इस किले की शोभा बढ़ाता है। दोस्तों अब आता है जयगढ़ दुर्ग आमेर का किला जयपुर में। मध्यकालीन भारत के प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ की दुर्ग की खास बात है कि इसमें तोपों को ढालने की विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। वैसे तो तोपों का किला भी एक उसमें रहा है जिसमें बहुत सारी तोपें हैं, तो वह किला था मेहरानगढ़ जोधपुर वाला किला था, जिसमें किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुब्बार, दुर्गाणित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक आदि तोपें थी। तो वैसे इस किले में भी तोपें रखी गई हैं, तो इसमें जय बाण तोप रखी गई हैं, तो जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो याद कर लेना, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण तोप। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टाँकों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप स्वाई जयसिंह ने प्रदान किया। और जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रहस्यमय दुर्ग जयगढ़ को। बस इतना है कुछ इसके बारे में। जालौर का किला आता है, जो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। और शिलालेखों में जालौर का नाम जवालीपुर और किले का नाम स्वर्ण
गिरी पर मिलता है, स्वर्णगिरी पर मिलता है, और शिलालेख में जालौर का नाम जवालीपुर मिलता है। सुकड़ी नदी के किनारे पर है सोनगिरी पहाड़ी, वहाँ पर सोनगिरा जालौर का किला है, उसका निर्माण है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासक हुए हैं, प्रतिहार शासकों ने ही इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में रणथंभौर दुर्ग को हम पढ़ कर आए थे, तो उसका भी 8वीं शताब्दी में ही निर्माण करवाया गया था। याद आया? चलते हैं जैसलमेर का किला पर। हाँ सॉरी हाल इनको पढ़ना है। किले के भीतर में बनी तोपखाना मस्जिद है, जो पूर्व में परमार शासक बौद्ध द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। पहले संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। और यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान था, जो 1305 से 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ जालौर का किला में। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? कानड़ देव चौहान। 1305 से 1311 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी जालौर के किले को कहते हैं, और स्वर्ण नगरी जैसलमेर के किले को कहते हैं। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, और जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, सुकड़ी नदी के किनारे। तो त्रिकुट पहाड़ी पर इसका पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए सोनार का किला कहा जाता है जैसलमेर के किले को। और इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जयसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला है, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर होते और लोहे का शरीर, और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है, जो गर्मी में सोनार का किला तो सोने की जैसी चमकता है। और पत्थर के पैर इसलिए होने चाहिए क्योंकि यहाँ भूमि बहुत तेज बलती है, यानी तपती है तप। लोहे का शरीर होना चाहिए, यहाँ पर पसीना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है, यानी यहाँ किसी पर ही सवार होकर पहुँचा जा सकता है, पैदल तो चल ही नहीं सकता आदमी। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूना के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया था। किले के अंदर बने प्राचीन भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों के बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास, रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवार विलास प्रमुख हैं। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। दोस्तों अब आता है लोहागढ़ किला, जो भरतपुर में। भरतपुर के जाट राणाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटा हुआ लोहागढ़ किला अजेता और सदृढ़ता के लिए विख्यात है, क्योंकि इस किले को ना तो कोई ढसा सका और ना ही हरा सका। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस किले का लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गड्डी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर 8 धातु से निर्मित कलात्मक मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। दिल्ली से महाराजा जवाहर सिंह 1765 में। इस किले की अभेद्यता का कारण है कि इसकी चौड़ी दीवारें हैं। इस किले के बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है।
ऐसा है, देखो एक बार रुको, ये देखो ऐसा दुर्ग है ये। अब इस दुर्ग को चार, ये मिट्टी की इतनी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई है, अंदर से तो चूना की है, बाहर से मिट्टी लिपटी हुई है। तो और इस किले का गेट है 1765 में दिल्ली से विजय करके लाया था जुवार सिंह, जो अष्ट धातु से निर्मित है। तो ये गहरी खाई है इसके चारों ओर। अब गहरी खाई है, गहरी खाइयों में क्या है, एक मोती झील है। मोती झील सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है इसके चारों ओर। तो इस पर कई बार आक्रमण करने आया था। कौन आया था? अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक आया था। अंग्रेज था जनरल लॉर्ड लेक। वह आकर सेना को खड़ा हो जाता, आकर दूर से देखता। 2-3 बार आया था वो। 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार असफल रहा, क्योंकि उसने तोप के गोले हर बार दागे, बट वे इस फूटते नहीं थे, क्योंकि ये गोले थे ना, इस मिट्टी में धंस जाते थे। मिट्टी में क्या सीम थी पानी की, ये नीचे पानी था ना, इसकी सीम चढ़ी हुई थी, चिकनी मिट्टी थी, इसलिए गोली इस पर दागी नहीं जाती, इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। तो इस पर कई बार चढ़ाई की उसने, पर इस किले में वह असफल ही रहा है। किले के किशोरी महल हैं, ज्वार बुर्ज हैं, कोठी खास हैं, ज्वार बुर्ज हैं, वजीर की कोठी है, दादी माँ का महल है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है आदि प्रमुख है। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला है, तीमनगढ़ का दुर्ग है, मारवाड़ का सोजत है और कुचामन का किला, और पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालक का कोड़, खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। इसी के जैसे दुर्गों की बात हो रही है, क्योंकि अलवर में तो बयाना का किला है, और अलवर में नहीं है बयाना का किला। बयाना का किला, तीमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजर, कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालक का कोड़, खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थापत्य बनावट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मंदिर शिल्प। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें प्लीज़। हमारी क्लासों को आप शेयर नहीं कर रहे हो और देख भी नहीं रहे हो, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर देखें, आपसे विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।